बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आपके महबूब और आप ही के नहीं पूरी दुनिया में उर्दू वालों के महबूब जनाब इमरान प्रतापगढ़ी तशरीफ़ ले आए हैं। आप अगर उन्हें चाहते हैं तो मुशायरे की तहजीब की हिफाजत कीजिए, तब मैं समझूंगा कि आप इमरान प्रतापगढ़ी से इश्क करते हैं, उनके शहदाई हैं कि मुशायरे की तहजीब को बचा लीजिए। इमरान के बारे में मैं एक बात बता दूं कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो आवाम के दिलों पर इसलिए असरअंदाज होता है कि उससे पहले दलीलों के ज़रिए वो अपनी बात को साबित कर देते हैं, तब उसे शायरी में ढालते हैं। ये उनका बहुत बड़ा हुनर है, इसके लिए पूरी दुनिया में उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से याद किया जाता है। अब मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से गुजारिश करूंगा, वो हैं माइक है और जितनी बची हुई रात है यह आपके दरमियान इमरान प्रतापगढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा, बहुत लंबा सा सफ़र तय करके आपके बीच में आ रहा हूँ। आपकी मोहब्बतें और मेरे दोस्त नैयर साहब का हुक्म में आपके बीच में हाजिर हो गया। अब चारों तरफ से थोड़ी सी खामोशी हो जाए तब पढ़ना शुरू किया जाए। हाँ, ये शॉल भी हटा ली जाए और ये जो कुश्ती का प्रोग्राम चल रहा है ये भी थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाए। अड़ोस पड़ोस वाले दोस्तों से गुजारिश है कि एक दूसरे को अलग कर दें। बहुत अच्छा, इधर बैठाइए, बीच में सबको बैठाइए, इन सारे लोगों को बैठाइए, तभी पढ़ना शुरू करूंगा। नैयर साहब लौटे कि नहीं? शमीम कौसर साहब की मौजूदगी, पुलिस के जो भी साथी व्यवस्था बनाने में लगे हैं उनको व्यवस्था बनाने दी जाए, उनका सहयोग किया जाए, उनकी मदद की जाए। और बीच में जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाएं। और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चुनना क्या है, कहीं भी बैठ जाएं बस। मतलब 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत लंबा सा सफर तय करके आ रहा हूं, मेरे चेहरे पे थकन अब भी नजर आ रही होगी आपको। मैं रात नहीं, जो थोड़ी बहुत दूर हो गई है वो आपकी मोहब्बतों की वजह से दूर हो गई है, वरना तो बहुत थका हुआ आया हो। पूरा पांडाल एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दे कि मैं पढ़ना शुरू करूं। मुझे ऐसा न लगे कि रात के 2 बजे हैं और आपका जोश ठंडा हो गया है। मुझे ऐसा न लगे कि मेरे हिस्से की तालियां आपने किसी और के नाम कर दी हैं। मैं जानता हूं मेरे हिस्से की दुआएं आपने बचा के रखी होंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अपना इनाम भेज दे मौला, ये जो आपका जोश है, जो जुनून है, इन सब की शिरकत हो, सबकी दुआएं हो। मेरे दोस्त तुफैल साहब भी बैठे हैं, उन सबकी भी दोस्तों की दुआएं मिले। अभी पिछले महीने ही महमूदाबाद आके गया हूं, बहुत मोहब्बत से सुना है आपने। मैं चाह रहा हूं कि आज महमूदाबाद जैसा ही ये मुशायरा भी सुना जाए, ये यहां भी उसी तरह की मोहब्बतें आपकी हासिल हो। आगे जो कुछ दोस्त खड़े हैं अगर वो बैठ सकें तो बैठ जाएं, और पीछे से भी दिखाई पड़ रहा है। अब जैसी भी स्थिति है इसी में अपनी मतलब गुंजाइश निकालने की कोशिश करिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि अपना इनाम भेज दे मौला और सरेआम भेज दे मौला और सरेआम भेज दे मौला, अपना इनाम भेज दे मौला और सरेआम भेज दे मौला। सीरिया खून में नहाया है, मेरी दुआ जायज लगे
कहते हो कि एक शख्स की आमीन हो इसमें। मैं पढ़ता हूं साहब कि और सरेआम भेज दे मौला, सीरिया खून में नहाया है, कोई सद्दाम भेज दे मौला, कोई दे मौला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जो आपने तालियां बजाई हैं, इतने में मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा अगर बढ़ सके तो और बढ़ा दें, बेस भी और इको भी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। एक फैसला आया, रात के 8 बजे टीवी की स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उन्होंने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी है। आज से 500 और 1000 की नोट कागज का टुकड़ा है और तब से अब तक 61 बार अपने नियम बदल चुके हैं। आरबीआई के नियम 61 बार बदले गए। इतनी बार तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी बार आरबीआई ने अपने नियम बदले हैं साहब। कतारों में लगे हुए 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। सलाम है उत्तर प्रदेश की हुकूमत को कि जिन्होंने कतारों में मरे हुए लोगों को मुआवजा देने की बात की, वरना पूरा देश चुप्पी साधे हुए है ऐसे लोगों की मौत पर। तो सलाम है उस सरकार की सोच को जिसने मुआवजा, आम आदमी जो मारा गया है उसको मुआवजा देने की कोशिश की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। नजीब की मौत से लेकर के, मिनहाज से लेकर के, कतारों में मरे हुए 80 लोगों से लेकर के भोपाल के इनकाउंटर में मारे गए लोग तक। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है। शमीम भाई दुआएं मांगता हूं आपसे कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। मेरी आवाज बैठी है, बहुत थका हुआ हूं। आज आपको भी मेरे साथ गुनगुनाना है, दोनों तरफ से मामला चलेगा तभी आज पढ़ पाऊंगा। मैं तो मोहब्बत निभाने आ गया हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। लाइन इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 50 दिन पूरे हो गए हैं, होने वाले हैं, 2-3 दिन बचे हैं। साहिब ने कहा था कि 50 दिन में अगर देश न बदल जाए तो चौराहा चुन के रहना, जिस चौराहे पर चाहना मुझे फांसी चढ़ा देना। मैं तो सोच रहा हूं बिस्वा के चौराहे से अच्छा कोई चौराहा हो नहीं सकता जहां यह शुभ काम किया जाए। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। अब दुआ दे के बताना ताकि मुझ में और हिम्मत आ सके कि खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। ऐसा फैसला है कि एक आदमी ने रात के 8 बजे अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बच्चे ने झांक के मां से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो मां ने कहा कि बेटा वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, नोट बदलवाने गए थे बैंक, 6 दिन बाद लौट के आप आए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, उनके पैर छुओ, उनको घर के अंदर लाओ। ये हालत पैदा हो गई है साहब। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। जो पढ़ा लिखा समाज, जो नई नस्लें बैठी हैं, उन सब की दुआएं मिले इन मिसरे पे कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं
नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो माला वाला पहनाने का सिस्टम है, अब मेरा ख्याल है कि अब पढ़ने के दौरान ये सिस्टम न लागू किया जाए। देखिए, पुलिस वाले व्यवस्था बना के जाते हैं, आप फिर बीच में एक बच्चा खड़ा होता है, उसके साथ 50 और खड़े हो जाते हैं। ये खाली बिस्वा में ही हो सकता है साहब। यहां तो हालत यह है कि बीज डाला, पौधा तैयार और तुरंत फल भी देने लगता है। इस शहर की उपजाऊ जो जमीन है उसको सलाम करता हूं। अच्छा, नई नस्लों को आप प्यार से समझा के ही काम चला सकते हैं, वरना ये नए लड़के तो इतने शैतान हैं कि आप इनसे पार नहीं पा सकते। वो एक शमीम भाई, एक टीचर ने बच्चे के बाप को घर पे फोन किया, बोला आपका बेटा इतना शैतान है, इतना शैतान है, इतनी शैतानी करता है कि मुझे परेशान करके रख दिया है। तो बाप ने कहा आखिर हुआ क्या? तो टीचर ने कहा कि ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है कि एकदम सच्ची मालूम होती है। आज इसने जमीन पर 2000 की नोट बना दी थी, उसको उठाने में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपके तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूं। तो टीचर ने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में आ गया मैं। ये हालत है। अच्छा, ये नई नस्ल भी इतनी जल्दी में है कि मैं तभी आ रहा था तो एक लड़का उस तरफ भागा जा रहा था, तो मैंने कहा साइकिल से, मैंने कहा उधर कहां भागे जा रहे हो, मुशायरा तो इधर है। तो उसने कहा इमरान भाई मेरे सामने से हट जाइए, मेरे पास हैंडल मोड़ने तक का टाइम नहीं है। ये नई नस्ल इतनी बेदार और नई नस्ल इतनी तेज है साहब कि आप इससे पार नहीं पा सकते। बस इससे मोहब्बत से गुजारिश कर लीजिए कि यह मुशायरा आपका है। एक थका हुआ, कई रातों का जागा हुआ शायर आपकी मोहब्बत में रात के 1:30 बजे आपके बीच पहुंचा है। तो जहां है, जैसे हैं, जिस माहौल में है, अगर व्यवस्था बना लेंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ देर आपको सुना सकूंगा, मैं कोशिश कर सकूंगा कि मैं आपके सामने रूबरू रह सकूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन किसी शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। 3 तलाक के मुद्दे पे देश में जिस तरह नफरतों का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद एक नई नज्म सुनाता हूं आप दोस्तों को, बिल्कुल नई सी नज्म सुनाता हूं। लेकिन पहले वो 4 मिसरे सुनिए साहब। कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। जरा सा जुड़ के सुने। देखिए, सच में बहुत थका हूं, गला बिल्कुल बैठा है। सिर्फ मुझे रिचार्ज जो है वो आपकी तालियां और आपकी दुआएं ही कर सकती हैं। मैं पढ़ता हूं, जरा सा जुड़ जाएं आप सारे लोग। कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना, ये
हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए। 3 दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ हिंदुस्तान में। करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद। बड़ा खूबसूरत सा मासूम सा बच्चा है, लेकिन जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया तैमूर, और तैमूर नाम रखते ही पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बहस छिड़ गई। गालियां दी जाने लगी कि तैमूर नाम का आदमी तो बहुत जालिम बादशाह था, ऐसे में तैमूर का नाम नहीं रखना चाहिए। मैं इस तरह की नफरत की बातें करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि तैमूर बहुत जालिम बादशाह था, तो तैमूर नाम किसी बच्चे का नहीं रखा जाना चाहिए। तो अशोक ने भी तो लाखों लोगों का कत्ल किया था जंग में, तो क्या करिएगा, अशोक नाम भी नहीं रखा जाएगा? ये सवाल देश के अमन पसंद लोगों को एक दूसरे से पूछना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात मैं जिम्मेदारी के साथ बिस्वा में कहता हूं दोस्तों, कि अशोक तो बहुत पुरानी चीज है। दिल्ली में निर्भया नाम की मासूम बेटी के साथ बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम नाम से परहेज किया जाए? नहीं, जरूरी नहीं कि किसी के नाम का असर बच्चे पर आए। हो सकता है वो तैमूर जालिम बादशाह था, ये तैमूर बड़ा मोहब्बतों वाला फरिश्ता निकल जाए, मसीहा निकल जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। आईसीयू में एडमिट करीना कपूर, जब बेटा पैदा हुआ तो करीना की गोद में है वो, और करीना उसकी पेशानी चूम रही है। करीना को बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन मुझे उस तस्वीर से ज्यादा आज तक करीना कपूर कभी खूबसूरत नहीं लगी, क्योंकि पहली बार सच में मां बनी हुई करीना कपूर नजर आई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब उस बेटे के नाम जो नया नया पैदा हुआ है और जिसके नाम पे पूरे देश में बवेला मचा हुआ है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब के बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। नए मिसरे हैं, जरा सुन के बताइए। बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। नज़्म सुनाता हूं आपको बिल्कुल नई से कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। 500 के नोट नहीं चलेंगे, 1000 के नोट नहीं चलेंगे। इतना जाहिलाना फैसला, इतना अहमकाना फैसला कि कतार में लगे हुए आम आदमी मर रहे हैं, किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, कतारों में डिलीवरी हो रही है, लेकिन सियासत के बड़े चेहरों की आंखों में शर्म नजर नहीं आ रही है। रोज नए नए तर्क दिए जा रहे हैं। 61 बार अपने नियम बदले हैं आरबीआई ने और सरकार ने। तब मैं नज़्म सुनाता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार का नुकसान हुआ है। बिस्वा वालों, कभी आपने सोचा कि 500 के पुराने नोट से 45 दिन तक डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन पुरानी नोट से पहले दिन से ही सब्जी नहीं बिकी, दूध नहीं बिका,
अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी किसान का है। वो हमसे कह रहे हैं कि देश हित में कतार में लगे रहो। देश हित में कहते हैं कि कतार में लगे रहो, क्योंकि सीमा पर सेना का जवान कतार में लगा रहता है। सीमा पर सेना का जवान सरहद की हिफाजत में कई कई दिन खड़ा रहता है, तो आप भी कतार में रहो। बिस्वा के एक आदमी ने यह बात सुनी, लाइन में खड़ा सुबह से कुड़ रहा था बेचारा। एक भक्त ने आकर के यही बात उसके सामने लाइन में दोहरा दी कि सीमा पर सेना का जवान कतार में रह सकता है, तो आप बैंक की कतार में क्यों नहीं? पहलवान आदमी था नैयर भाई की तरह, पलट के उसने कूट दिया भक्त को, 20 लात मारी। जब 20 लात मारी तो वो एकदम घबरा गया। उसने कहा, अरे आप तो हिंसा पे उतारू हो गए। तो बिस्वा के उस साथी ने कहा कि अगर सेना का जवान सरहद की हिफाजत में, देश हित में सरहद पर खड़ा रह सकता है, तो मैं भी लाइन में लगा रहूंगा। लेकिन वही सेना का जवान देश हित में अपने सीने पे गोली खा लेता है, तुम 10-20 लात भी नहीं खा सकते। यह है बिस्वा, इसके अपने तर्क हैं साहब। तब मैं नज्म पढ़ता हूं और मासूम सा सवाल आपके सामने उछाल रहा हूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। मैं आ रहा हूं धीरे धीरे, मूड बन रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा रिचार्ज हो रहा हूं। बस थोड़ा सा पीछे के भी दोस्तों की शिरकत हो जाए तो शायद मैं इस मुशायरे को मुशायरा बना सकूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अब मिसरे सच्चे हो तो हाथ खोलना पीछे तक कि लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। ये जो सामने दोस्त बैठे हैं, थोड़ा सा इनकी और शिरकत हो जाए कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। अब सच्चा मिसरा लगे तो सुन के बताना बिस्वा वालों कि 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। बहुत शुक्रिया, ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने अपना गमछा ओढ़ा दिया। वरना उत्तर प्रदेश का आदमी तो गमछा बिछाता है, ओढ़ाता कहाँ है। इन्होंने ओढ़ा दिया है, तो इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। ये बहुत प्यारे आदमी हैं। अच्छा, नैयर मेरे ऐसे दोस्त हैं कि मैं लाख मना करूं, लाख बार उनसे कहूं कि मैं नहीं आ सकता, मैं परेशान हूं, मुझे कहीं और सफर में रहना है, लेकिन वो बंदा छोड़ता ही नहीं बस आपको आना है, बस मतलब कैसे भी आना है, आप पहुंच जाएं, रात की फ्लाइट पकड़ें, देर से आ जाएं, आ गए हैं तो थोड़ी देर गेस्ट हाउस में रुके रहें ताकि बाकी शोरा पढ़ लें, उसके बाद आप डाइस पर आएं। और मैं मासूमियत से उसका हर हुक्म मान लेता हूं, क्योंकि वो वाकई बहुत प्यारा दोस्त है। मैंने दुनिया के तमाम कन्वीनरों को देखा है, हर रात किसी ना किसी मुशायरे में गुजरती है हमारी, लेकिन किसी मुशायरे के लिए और शायरों के लिए और शायरी के लिए जो एहतराम, जो जुनून मुझे आज तक नैयर में नजर आया, वो किसी में नजर नहीं आया। एक बार नैयर की मेहनत के लिए ताली बजनी चाहिए। मैं सलाम करता हूं नैयर को
कि नैयर भाई आपको बहुत सलाम, आप उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, आप शायरों की खिदमत कर रहे हैं, और सुनने में तो यहां तक आया है कि आप कई शायरात की भी खिदमत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह सलामत रखे। मैं पढ़ता हूं साहब कि 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। आखिरी बंद पढ़ता हूं। शमीम भाई, कभी आपने सोचा कि वो आदमी रिश्तों का इस्तेमाल कैसे करता है? जब उसे लगा कि वो बहुत घिर गया, जब उसे लगा कि नोटबंदी का फैसला तो उसके खिलाफ जा रहा है, तो उस आदमी ने अपनी 97 साल की बूढ़ी मां को 4500 रुपया निकालने के लिए लाइन में लगा दिया। मैं सलाम करता हूं राहुल गांधी को कि उस आदमी ने अपनी मां को लाइन में लगाने के बजाय खुद लाइन में लग करके 2000 रुपया निकलवाना मुनासिब समझा। लेकिन ये कैसा बेटा है जो व्हील चेयर पे चलती हुई 97 साल की बूढ़ी मां को भी भेज देता है लाइन में लगने के लिए। और मजे की बात तो ये, जिस दिन से उनकी माता जी ने 4500 रुपया निकाला, उसी के दूसरे दिन से लिमिट घट के 2000 हो गई। मतलब आपकी माता जी निकालें तो 4500 और हमारी आपकी माता जी निकालने जाएं तो 2000। कितनी नाइंसाफी है। मैंने उस दिन एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाएं ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाएं ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। कहते हैं पेटीएम करो, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करो, कैशलेस इकोनॉमी, पैसा नहीं चलेगा। अरे ना हेलो, आप ही कहते हो, बोर्ड लगा के रखते हो कि पेट्रोल टंकी पर, डीजल की टंकी पर मोबाइल का इस्तेमाल विस्फोट कर सकता है। तब ये बताओ कि पैसे का ट्रांसफर मोबाइल से डीजल पेट्रोल खरीदने के बाद आदमी करे तो कैसे करे? क्या जाहिलाना फैसला है, क्या जाहिलाना सोच है साहब। अपनी ही बातों पे ऐसे रंग बदलते जा रहे हैं कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है, 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उसकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन अंबानी है। बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बतों को सलाम। मेरा ख्याल है कि शायद बहुत शुक्रिया। ये जो आसपास के इलाके हैं, तंबौर हो गया, महमूदाबाद हो गया,
परतापुर, तंबौर का नाम लिया तो क्या 2 बार ले लें भाई? 2 बार ले लेने पे ज्यादा भीड़ समझ में आ जाएगी क्या? इधर रामनगर और बाराबंकी तक से, लखनऊ तक से, सीतापुर और उसके आसपास शाहाबाद, इस सब इलाके से जो लोग आए हैं मैं उनको सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। जरा सा मूड में आए, जरा सा जोश में आए, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ दूं थोड़ा सा आपको मूड में लाने के लिए। कि चाय चाय करते थे, जरा सा जुड़े आप सब भी। अब थोड़ी देर मुझे भी पसीना हो रहा है, मैं सोच रहा हूं कि अब थोड़ा सा मोहब्बत निभा दूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। रमेश सोज ने कहा कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इस सर्दी में भी आपकी मोहब्बतों ने पसीना ला दिया है, लेकिन मैं हिम्मत करता हूं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ आपकी दुआओं और मोहब्बतों की वजह से हूं। मैं पिछली बार इस डाइस पे आया था तो महज इमरान प्रतापगढ़ी था। इस बार आपकी डाइस पे आया हूं तो 29 साल की उम्र में मेरे दामन में सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती है। मैं खुशनसीब हूं और शायद ये इस आस्ताने की दुआओं की बरकत भी है कि जब मैं पिछली बार यहां आया था तो एक आम सा इंसान था जिसको आपकी दुआएं हासिल थी। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि अवार्ड या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ यश भारती जैसे बड़े अवार्ड के लिए, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, आम आदमी का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। आपको सलाम, ये अवार्ड आपका है, ये मोहब्बतें आपकी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने। आपकी मोहब्बत का कर्जा उतारने आया हूं, आज शेर वेर पढ़ने कुछ नहीं आया हूं, सिर्फ आपसे मिलने आया हूं, आपके साथ सेल्फी लेने आया हूं, बस ये जान लीजिए आप कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने। मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं। एक भी हाथ खामोश न रहे अगले मिसरे पे। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं। इमरान को इमरान बनाया है आपने। इमरान को इमरान बनाया है आपने। बहुत शुक्रिया। मैंने कमेटी से बात कर ली है, अगली बार यह मुशायरा 2 दिन होगा। एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी और एक दिन सिर्फ मुशायरा होगा। लेकिन ये बच्चे, इनको समझाया भी नहीं जा सकता, आप इनसे क्या कर सकते। वो एक बिस्वा का आदमी, सीतापुर का आदमी दिल्ली से ट्रेन में चढ़ा, टिकट नहीं ले पाया था। अब डर रहा था कि टीटी से बचा कैसे जाए, पता नहीं। अच्छा, जब जिस दिन आपने टिकट ना लिया होगा उस दिन टीटी जरूर कंपार्टमेंट में घुसता है। आप टिकट लेके बैठो तो पता चले 10-20 स्टेशन आगे तक चले जाओ तब भी कोई पूछने ना आए। अजीब संयोग होता है। थोड़ी देर में टीटी के आने की आहट सुनाई पड़ी। आदमी सीतापुर का था, उसने सोचा ये 10-12 घंटे का सफर है, कैसे गुजारा जाए। उसने अटैची से मुसल्ला निकाला, मुसल्ला बिछा दिया, नियत बांध ली, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा जितनी देर में नमाज खत्म होगी टीटी टल जाएगा। लेकिन टीटी भी महमूदाबाद का था साहब। उसकी भी समझ में बात आ गई कि बंदा किस लिए पढ़ रहा है। वो भी बगल की सीट पर पैर जमा के बैठ गया कि नियत फेरो तो फिर बात करते हैं। अब इसने 2 रकात की नमाज में लंबी किरत करी, सारा कुछ करा, लेकिन कितना करे आदमी। 2 रकात नमाज खत्म हुई, टीटी उसकी तरफ बढ़ा। बिस्वा का आदमी, सीतापुर का आदमी फिर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं नियत करता हूं 100 रकात नमाज सीतापुर तक। अब टिकट चेक करके बताओ तो बताओ। तो ये सलाम है भाई, यहां का आदमी कमाल ही होता है।
यहाँ के एक हाजी, एक मतलब साहब हज करने गए, बड़े शहर के अच्छे आदमी, रईस आदमी थे, हज करने गए, लौट करके आए तो पूरे शहर ने हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे। हाजी साहब याद आया कि यार 3 साल पुराना एक परचून की दुकान के कुछ पैसे बाकी हैं। परचून की दुकान की तरफ बढ़े हाजी साहब, तो जो जिसकी दुकान थी उस बनिए को भी लगा कि साहब आज लग रहा है पैसा मिल जाएगा। हाजी साहब सुधर के लौटे हैं, जल्दी से उसने रजिस्टर निकाला, जोड़ना गांठना शुरू कर दिया। हाजी साहब उसकी दुकान पे पहुंचे, बोलो अपना रजिस्टर निकालो, कितना पैसा बाकी है। ऐसे अंदाज से कहा कि उसको लगा कि आज तो पूरा पैसा मिला। उसने जोड़ के रखा हुआ था, बोला साहब 55,000 रुपए, 3 साल पुराना। तो हाजी साहब ने कहा ऐसे नहीं, रजिस्टर निकालो। उसने रजिस्टर निकाला, बोले वो पन्ना खोलो जहां मेरा हिसाब लिखा हुआ है। उसने पन्ना खोला तो जहां पे नाम लिखा था हाजी साहब ने वहां उंगली रख के कहा यहां नाम के सामने हाजी बढ़ा दो, हिसाब बाद में होगा। यह है सीतापुर, इसका एहसास ही अलग है साहब, आप इससे पार नहीं पा सकते। इस शहर के लड़कों को सलाम कीजिए और इनसे सैल्यूट करिए। और इस शहर के ये वाले लड़के तो ऐसे हैं, जो वो वाले लड़के हैं ना भक्त टाइप वाले, वो भी अनूठे हैं भाई। एक भक्त टाइप के लड़के ने अपने पिताजी को एक दिन कहा कि बैठिए आपसे बात करनी है। तो बाप ने कहा क्या बात है? तो उसने कहा कि फेसबुक पे मेरी 15 फेक आईडी है, 15 फेक फर्जी आईडी मैंने अलग अलग नाम से बना रखी है फेसबुक पर। तो बाप ने कहा कि 15 आईडी का करते क्या हो? तो उसने कहा कि 15 आईडी अलग अलग आईडी से जब भी कोई मोदी जी को कुछ बोलता है फेसबुक पर गलत शलत, तो मैं उसको अलग अलग आईडी से जाके गाली देता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे? तो लड़के ने कहा वो जो आप 2 महीने से कोमल भाभी को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये है यहाँ के लड़कों का तासीर साहब। तो इन लड़कों से प्यार से पेश आइए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत समझदार लड़के हैं, इनकी मोहब्बत को सलाम। मैं नज्म सुनाता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। बहुत शुक्रिया। बंदा कितने घंटे पहले से प्लान करके बैठा रहा होगा कि आज माला पहना के, मतलब माला पहना के ही सबर करना है। सलाम इसकी मोहब्बत को। ऐसे ही एक साथी की बारात गई, माइक वाले ने दुश्मनी मोल ले रखी थी। जैसे ही दरवाजे पे बारात पहुंचती है ना, माइक वाले ने गाना बजा दिया, रे बानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम। दूल्हा भड़क गया, उसने कहा ये क्या बात होती है, मैं दूल्हा हूं या बंदर हूं। माइक वाले को डांटा गया, माइक वाले ने गाना सुधारा। वो बरमाले का वक्त आता है ना, एक दूसरे को लड़का लड़की जयमाल पहनाते हैं। लड़के ने लड़की के गले में और लड़की ने लड़के के गले में जैसे ही जयमाल डाली, वैसे ही माइक वाले ने बदमाशी करी और गाना बजा दिया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। लड़का फिर भड़क गया, उसने कहा ये अजीब माइक वाला है, ये लगातार मेरी दुश्मनी कर रहा है, ये इस टाइम पे ऐसा गाना बजा रहा है। लड़के वाले ने डांटा उसको, माइक वाले को, तो माइक वाले ने फिर गाना बदल दिया। सुबह जब विदाई का वक्त आया, दुल्हन ला के कार में बैठाई गई, दुल्हन चलने को हुई, बारात विदा होने लगी, तो माइक वाले ने फिर खुराफात करी और फिर गाना बजा दिया, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। तो माइक वालों से भी बड़ा प्यार से पेश आना है। मैं पढ़ता हूं साहब कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है। रात के 2:30 बजे एक शायर अपने ईमान की बुनियाद पर दुआ करते हुए मिसरे पढ़ता है। आपकी भी दुआएं शामिल हुई तो इंशाल्लाह ये मिसरे कबूल जरूर होंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा
19 दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं दिल्ली भी ये कह देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, फिर एक नई नज्म सुनाता हूं आपको, नजीब की नज्म, जिसके लिए फरमाइश है लोगों को। लेकिन मैं वो सुनाने के लिए थोड़ा सा आपको माहौल बना रहा था, थोड़ा सा मूड में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं 29 जवानों को लेकर के। मेरा जनरल नॉलेज, मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, मेरी बात सुने आप गौर से। 29 जवानों को लेकर के सेना का एक विमान पिछले 3 महीने से लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक की पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई भी नेता उन 29 जवानों के गायब होने की बात पर बात करने तक को तैयार नहीं। 29 जवान हमारे मुल्क के, हमारे आपके बीच के, हमारे आपके बेटे, 29 जवानों को लेके गायब है एक विमान। 19 जवान हमने उरी में शहीद करवाए। सलाम करता हूं अपने मुल्क के इन शहीदों को, जिन्होंने अपनी लाशें बिछा करके उसके ऊपर हिंदुस्तान की नींव मजबूत रखी है। मैं चाहता हूं तमाम शहीदों के लिए आपकी एक बार जोरदार तालियां बजें, जिन्होंने अपनी लाशें बिछा दी हिंदुस्तान की सरहदों को मजबूत करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। पूरे 10 साल में, पिछली हुकूमत के 10 साल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 2.5 साल में मारे गए हैं। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। बहुत शुक्रिया। एक ऐसी नज्म आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जिसे मैं लिखते हुए बहुत रोया, जिसे मैं पढ़ते हुए बहुत रो देता हूं। अब थोड़ी देर आप खामोश हो जाएं, ना आपकी ताली चाहता हूं, ना आपका शोर चाहता हूं, बस आपकी खामोशी मांग रहा हूं। मैं एक ऐसे बेटे का दर्द गाने चल रहा हूं, वो बेटा आप भी हो सकते थे, वो नजीब मैं भी हो सकता था, वो नजीब आपका भाई भी हो सकता था। मैं नज्म सुनाता हूं, एक बार एक एक शख्स अपनी खामोशी के लिए ताली बजा करके मुझे ये नज्म पढ़ने के लिए हुक्म दे कि मैं नजीब की नज्म आपको सुनाऊं। आपने पूरे रात हंगामे में इस मुशायरे को सुना है, आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये नज्म आप चुपचाप सुने। पीछे के भी दोस्तों से भी शिरकत मांगता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, एक नज्म सुनाता हूं। अब भैया खामोश हो जाओ भाई, पीछे के भी दोस्तों से गुजारिश की अब थोड़ी देर चुप हो जाएं, मेरे आंसुओं के साथ सफर करें। एक नज्म सुनाता हूं आपको। एक ऐसा बेटा जो जेएनयू में, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, वो इतना होनहार बेटा था, इतना होनहार बेटा था कि उसने जामिया का एंट्रेंस दिया, उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया और उसने जेएनयू का एंट्रेंस दिया, और तीनों एंट्रेंस क्वालिफाई किया उसने, और उसके बाद उसने जेएनयू में एडमिशन लिया। जिस दिन एडमिशन लिया, उसके कुछ ही दिन बाद जब वो हॉस्टल में शिफ्ट हुआ, तो पहली ही रात एबीवीपी के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई हुई। 11-12 लड़कों ने मिलकर के उसे शाम को इतना पीटा, और ये पीटते हुए कहा कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। मैं
उस बेटे का दर्द गाना चाहता हूं जो उसकी दूसरी सुबह 11 बजे से गायब है और तकरीबन 60 दिन हो चुके हैं। नजीब तन्हा नहीं है। पिछले 42 दिनों से हरियाणा में उमंग नाम की एक बेटी गायब है। वहां मुख्यमंत्री बैठते हैं मनोहर लाल खच्चर, नहीं खच्चर नहीं खट्टर, सारी वो जुबान लड़खड़ा गई थी, लेकिन ऐसी जुबान लड़खड़ाती रहे तो अच्छी ही बात है। मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके भी कान पे जू नहीं रेंग रही है। 72 दिन से एक कॉलेज जाती हुई लड़की गायब है। उसके परिवार वालों ने हंगामा काट रखा है। इंशाल्लाह मैं जल्दी उस पर भी एक नई नज्म सुनाऊंगा, लेकिन इन दोनों पर मैं इन दोनों को शामिल करता हूं इस नज्म में। मैं गया उस मां से मिलने के लिए जो कभी जेएनयू के ब्लॉक पे, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी इंडिया गेट पर चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मशारे को मेरी माएं बहनें भी सुन रही होंगी। मैं चाहूंगा कि ये नज्म सुन के आपकी आंखों में जरा सा कहीं आपकी पलकें गीली हो तो दुआ करिएगा कि मेरे आंसू जाया ना जाएं और अल्लाह करे कि नजीब सही सलामत वापस मिल जाए। मैं एक बहुत बड़े आस्ताने पे खड़ा होकर के नज्म पढ़ रहा हूं, शायद अल्लाह यहां पढ़ने को भी कबूल कर ले। मैं नज्म शुरू करता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प कर के ये तुम कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत रोया था मैं उस माँ से मिलके लौटते वक्त। मुझे ऐसा लगा कि उस माँ की जगह अगर मेरी अम्मी होती तो, अगर नजीब की जगह इमरान होते तो, अगर नजीब की जगह कोई अनिल होता, कोई अशोक होता, कोई राजू होता, तो अगर उस माँ की जगह रोने वाली, चीखने वाली, चिल्लाने वाली हमारी आपकी माँ होती तो। मैं सलाम करूंगा इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को। मुझे याद है कि जिस दिन जंतर मंतर के बाद इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रही थी नजीब की अम्मी, उस दिन दिल्ली पुलिस ने उनको बेरहमी से घसीट करके मायापुरी थाने में ले जाके बंद कर दिया था। मैंने एक ट्वीट किया था और मेरे ट्वीट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर रिट्वीट किया और मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया कि इमरान आपका नंबर चाहिए। मैंने नंबर दिया उनको इनबॉक्स में और विदिन ए मिनट उन्होंने मुझे कॉल करके कही कि इमरान भाई अब तो जुल्म की हद हो रही है, अब नजीब की अम्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इंसाफ देने के बजाय उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, एक रोती हुई मां को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं थाने पहुंच रहा हूं और मैं
तब तक थाने से नहीं हटूंगा जब तक नजीब की अम्मी को छोड़ा नहीं जाएगा। सलाम अरविंद केजरीवाल को कि वह थाने पहुंचे, तब तक बैठे रहे जब तक नजीब की अम्मी को छोड़ा नहीं गया। मैं दूसरा सलाम खास तौर से यहां और करना चाहता हूं बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव को। धर्मेंद्र यादव विश्वविद्यालय में मेरे सीनियर हुआ करते थे। मुझे याद है कि जिस दिन नजीब की अम्मी को गिरफ्तार किया गया, उसी शाम मैंने धर्मेंद्र भाई को व्हाट्सएप किया कि धर्मेंद्र भाई, वो लड़का आपके बदायूं का रहने वाला है, आप वहां से सांसद हैं, पूरा देश देख रहा है कि इस मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है। मेरा ख्याल है कि मैंने दिन में 1 या 2 बजे उन्हें मैसेज किया था और शाम में उनकी मुझे कॉल आई कि इमरान, मैं नजीब की अम्मी के पास बैठा हूं, मैं नजीब के मुद्दे पर कल गृह मंत्री से मिल रहा हूं और गवर्नर से मिल रहा हूं दिल्ली के, मैं इस मुद्दे की पे आपके साथ खड़ा हूं। सलाम है उनको कि दूसरे दिन से वो गए, इस लड़ाई का हिस्सा बने। मैं सलाम करता हूं अखिलेश यादव जी को कि जिन्होंने नजीब की अम्मी को बुला करके मुलाकात करी, उस लड़ाई में खड़े होने का साथ दिया। मैं सलाम करूंगा असदुद्दीन ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक को कि जो इस लड़ाई में खड़े हुए साथ, क्योंकि ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे आपके बेटों के महफूज होने की लड़ाई है। आप दिल्ली की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को ये सोच के भेजते हैं कि बच्चा महफूज है, पढ़ेगा, पढ़ लिख करके आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अगर यूनिवर्सिटियों में भी आपके बच्चे महफूज नहीं हैं तो ये तो हमारी आपकी नस्लों को डराने की कोशिश चल रही है ताकि हम आप पढ़ना लिखना बंद कर दें। मैं पढ़ता हूं साहब, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे
मुझे लाल मेरा। कभी कभी सोचता हूं कि और कितना रोया जाए और कितना चीखा जाए, कितना चिल्लाया जाए। हमारे देश का प्रधानमंत्री महोबा की एक जनसभा में ये कहता है कि हम 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं, उनको हक दिला कर रहेंगे। मेरा मन करता है कि मैं कभी कभी 7 RCR के बाहर जाऊं, उनके दरवाजे पर खड़ा होकर के चीख चीख करके कहूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन और वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं मानूं कि आपके दिल में सच में एहतराम जैसी कोई बात है। ये झूठे नाटक बंद करिए। आपकी दिल्ली में आपके घर से 4 किलोमीटर दूर बैठी हुई एक मां रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। आप अमेरिका जाकर के फेसबुक के दफ्तर में अपनी मां को याद करके रोते हैं, लेकिन आपको 4 किलोमीटर दूर एक रोती हुई मां नहीं नजर आती। आप पाकिस्तान जाकर के नवाज शरीफ की मां के पैर छू के आते हैं, लेकिन 4 किलोमीटर दूर बैठी हुई नजीब की मां से मिलने तक की जहमत नहीं उठाते हैं। मैं कैसे मान लूं कि आप मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं? यह झूठा नाटक है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। जितना गुस्सा मुझे सियासत में बैठे हुए लोगों को लेकर के है, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी मेरी कलम के उन दोस्तों से भी है। मैं कलम के उन सिपाहियों से भी पूछना चाहता हूं कि पत्रकारिता क्या है। यहां जो छोटे छोटे शहरों में अपना खून पसीना एक करके, कलम घिस घिस करके, मोटरसाइकिल, स्कूटर और साइकिल पर खबरें जो जान को जोखिम में डाल के ला रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को सलाम करता हूं कि जिनके घरों पर सुविधा का एक भी सामान नहीं है। उन्होंने पत्र बेच करके कार नहीं खरीदी और पत्रकार नहीं बन सके। उन्हें सलाम करता हूं। वरना दिल्ली में ऐसे भी पत्रकार मेरी आंखों ने देखा है जिनका काम पत्रकारिता नहीं है। साहब माफ करिएगा, उनका काम दलाली है, वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। अपने न्यूज रूम में बैठ करके 100 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में तिहाड़ से लौटे हुए एक एंकर साहब चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला के DNA करते हुए ये कहते हैं कि नाग और नागिन की खबरें ही पत्रकारिता है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कहां ले जाना चाहते हैं लोग। मेरा गुस्सा उनसे भी है। उन्हें सब कुछ दिखता है, एक रोती हुई मां नहीं दिखती, उन्हें आंसू नहीं नजर आता, उन्हें गायब हुआ एक होनहार बेटा नजर नहीं आता। उनकी चुप्पी ने तो और परेशान कर रखा है मुझे। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं उनके नाम कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगले मिसरे पे एक एक हाथ को कसम है मेरे गुस्से के साथ खड़े होना कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। यही 4 मिसरे कहने के लिए मैंने ये नज्म कही है। और मैंने जिस दिन ये नज्म कही थी और इस नज्म के 4 मिसरे अपने आंसुओं में डुबो करके पहली बार जामिया के मुशायरे में पढ़े थे, अल्लाह ने इंसाफ दिया है, अंजाम दिखा रहा है अल्लाह। ये नोटबंदी का फैसला आपको लगता है कि ऐसे ही लागू कर दिया गया? लागू हुआ है साहब। इंदिरा गांधी को नसबंदी ले गई थी, इनको नोटबंदी ले जाएगी। यह फैसला इन्होंने खुद से नहीं किया है, ये कोई ताकत है जो इनसे यह फैसला करवा रही है। ये कहते हैं जापान में जाकर के कि देश दुआएं दे रहा है मेरे फैसले पर।
देश वाकई दुआएं दे रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे मोहब्बत भरे पैगाम सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रहे हैं। अगर वो सच में सुन लें तो उनको समझ में आ जाए कि देश कितनी दुआएं दे रहा है साहब। देश वाकई बहुत दुआएं दे रहा है। मैं उस माँ की तरफ से ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहिब। पूरी रात कैसे मुशायरा सुना आपने, कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगले मिसरे पे एक एक हाथ हवा में उठ जाए, आपकी तालियों का शोर उनके ऐसी कमरों तक जाए और उनकी नींद में जरा सा खलल डाले, तो मुझे लगेगा कि मेरे खून और पसीने से लिखी गई ये नज्म, मेरे आंसुओं से लिखी गई नज्म अपना असर दिखा रही है। मैं पढ़ता हूं साहब, यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं चौथे मिसरे पे कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। और बिस्मा वालों, मैं आपको एक बात और आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बताऊं कि आप मत ये समझना कि इमरान ही नजीब के मुद्दे पर खड़ा होकर के आंसू बहा रहा है, रो रहा है। मैं अपने से बड़ा संघर्ष उस बच्चे को मानता हूं। मैं सलाम करता हूं जेएनयू के प्रेसिडेंट मोहित पांडे को, मैं सलाम करता हूं रवि प्रकाश को, मैं सलाम करता हूं साथी रवि रंजन सिंह को, मैं सलाम करता हूं बहन चेतना पांडे को, जिन्होंने बसंत कुंज थाने के बाहर दिल्ली में नजीब की तलाश के लिए सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं। आप ये मत समझना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इन तमाम बच्चों के लिए भी आपकी जोरदार ताली बजनी चाहिए जो आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। देखिए मैं सच में आज बहुत थका हूं, मुझे फीवर भी है, गला बहुत खराब है। आजकल आप घंटों घंटों पढ़वाते हैं, गुर्दे में दर्द शुरू हो जाता है। कल एक दिन की मोहलत लेकर के डॉक्टर को भी दिखाने जा रहा हूं, दुआ करिए कि कोई कायदे की बीमारी ना निकले। मैं एक नज्म आपकी फरमाइश पे सुनाना चाहता हूं, जो आप सुन लें। मैंने नज्म सुनाने को कहा है, सियासी नहीं, फलस्तीन तो पिछली बार पढ़ के गया था, मदरसा सुनना है। अच्छा बर्मा सुना दूं? अच्छा मैं पहले बर्मा सुना देता हूं, इंशाल्लाह फिर उसके बाद फलस्तीन।
देखिए ये जो अभी छोटे उस्ताद हमारे बीच में आए थे, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और इन्होंने आकर के मेरे बीच में मुझसे कहा कि सुनिए, नज्म चाहे जितनी पढ़ी, अगर एक बार मेरा नाम नहीं लिया तो ठीक नहीं होगा। अमन साहब हैं, बहुत प्यारे से साथी हैं और मैंने फेसबुक पे एक बार इनकी तस्वीर अपडेट करी थी पिछली बार जब मैं आया था, शायद मैं पहली बार जब आया था तब, और तब से बारहा पूरे देश में लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्यूट सा बच्चा कौन है। और आपकी खुशी के लिए बताऊं कि मुझसे आपकी उम्र की बहुत सारी लड़कियों ने भी पूछा कि ये क्यूट सा बच्चा कौन है। तो आपको मुबारकबाद, और जल्दी ही आपकी कोई शादी वादी का प्रस्ताव आता है तो मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं इनकी बारात में भी शामिल हूं, कुंवारा रहूं, उसी दौरान शामिल हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब मेरी ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह अब दोस्ती इनसे हो गई है तो इनकी शादी में तो आना ही रहेगा। अब जल्दी से शादी करिए, दावत में बुलाइए, वलीमा खिलवाइए, आपके अब्बू जहां भी हो या आपका परिवार जहां भी हो उन तक ये मेरा संदेशा भेजा जाए कि मैं अमन साहब की शादी में आना चाहता हूं। जब भी ये शादी कर लेंगे मुझे अच्छा लगेगा। और शादी के नाम पे इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट तैर रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हैंडसेट कितना भी बड़ा हो लेकिन काम तभी होता है जब छोटा वाला सिम लगता है उसमें, बिना सिम के हैंडसेट का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत प्यारे दोस्त हैं और इन्हें सलाम। और मैं कह रहा था ना, बिस्वा और सीतापुर का जो इलाका है ये इतना उपजाऊ है कि यहाँ का लड़का अपने आप में अलग ही तेवर का होता है। वो एक बार ट्रेन में यहाँ का एक लड़का सफर कर रहा था, मैं भी ट्रेन में बैठा हुआ था, नीचे दो लड़कियां बैठ के आपस में शादी की बात कर रही थी। अमन भाई, पहली लड़की ने कहा मुझे शौहर की तलाश है, मैं लड़का तलाश रही हूं, शादी करना चाहती हूं। तो दूसरी लड़की ने कहा कि कैसा लड़का चाहिए? तो पहली लड़की ने कहा कि करोड़पति मिल जाए तो कर लूंगी। तो दूसरी लड़की ने उससे कहा ये बताओ अगर करोड़पति ना मिला तो क्या करोगी? तो उसने कहा कि 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। तो उसने कहा कि अमन भाई, उसने कहा कि अगर 50, देखिए बंदे ने ऐसे रख लिया सर पे हाथ, क्या अदा है, मतलब इनकी अदा के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। जैसे ही शौहर, शादी, लड़की जिक्र आया, अमन भाई के करंट सब अपनी जगह बराबर बराबर आ गए। इन्हें सलाम इनकी मोहब्बतों को। लड़की ने कहा कि 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। तो दूसरी लड़की ने कहा 50-50 लाख के 2 ना मिले तो क्या करोगी? उसने कहा 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। तो कहा 25-25 लाख के 4 ना मिले तो क्या करोगी? उसने कहा 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। ऊपर बिस्वा का एक लड़का बैठा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कूद के सीधे उनकी गोद में नीचे आया। उसने कहा बहन जी, जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर देना, मैं भी लिस्ट में हूं। ये है बिस्वा साहब, यहाँ का तेवर अलग ही है, यहाँ के बच्चों का जो जुनून है वो अलग ही है। एक दिन बिस्वा के एक बच्चे और बाप में बहस छिड़ गई। बाप कहता था बाप ज्यादा समझदार होता है, बेटा कहता था कि बेटा समझदार ज्यादा होता है। तो बेटे ने बाप से कहा ये बताइए अमेरिका की खोज किसने करी? तो बाप ने कहा कि कोलंबस ने। तो बेटे ने कहा ये बताइए फिर अगर बाप ज्यादा समझदार होता है तो कोलंबस के बाप ने अमेरिका की खोज क्यों नहीं की? इससे साबित होता है कि बेटा ज्यादा समझदार होता है। तो ये बाप बेटों की आपसी नोकझोंक है, ये भी चलती रहेगी, ये सिलसिला भी चलता रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बड़े बुजुर्गों को नजरअंदाज किया जाए या बड़े बुजुर्गों की अहमियत से इनकार किया जाए, क्योंकि हमारे आपके घरों में जो तहजीब जिंदा है, हमारे आपके घरों में जो रवायत जिंदा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके बुजुर्गों से है। मैं चाहता हूं इस डाइस पे बैठे हुए तमाम बुजुर्गों के लिए भी आपकी जोरदार ताली बजे, उसके बाद मैं नज्म सुनाना शुरू करता हूं। इन दिनों आप एक तस्वीर, तमाम वीडियो, तमाम तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रहे हैं। आपके पड़ोस में एक हुकूमत है, आपके पड़ोस में एक मुल्क है जिसका नाम है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मिलिट्री गोलियों से भून दे रही है, बलात्कार कर रही है, काट दे रही है जिस्म, और हमारे आपके सामने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दुनिया भी चुप है। मैं 2-2.5 मिनट की एक नज्म सुनाता हूं, उसके बाद फिर एक आपकी फरमाइश पूरी करता हूं। कि कल रात मेरी आपकी फरमाइश पे पढ़ रहा हूं। दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस जुल्म पर अपनी आवाज उठाऊं, आपका दर्द गाऊं। यह भी एक जुल्म है दुनिया के कोने का, मैं इसका भी दर्द गाता हूं। कि कल रात मेरी आंख
ये कहते हुए रोई कल रात मेरी आँख, कल रात मेरी आँख, ये कहते हुए रोई बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, बर्मा के मुसलमानों की कल रात मेरी आँख, ये कहते हुए रोई बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, कल रात मेरी आँख। के दुनिया को जली लाश के मंजर नहीं दिखते, दुनिया को जली लाश के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, मुर्दा हुए एहसास के मंजर नहीं दिखते, हथियार लिए फिरते अहिंसा के पुजारी और खून भरी प्यास के मंजर नहीं दिखते, कि दुनिया भी दुनिया भी ये नामर्द है, चुपचाप है सोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। आखिरी बंद पढ़ता हूं। कश्तियों में डाल के समंदर में छोड़ दिया गया है, वो मंजर सोचिएगा, मुझे सुनिएगा एक लम्हे के लिए। कश्तियों में पूरा पूरा परिवार, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को नाव में डाल के समंदर में छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के साहिल पे जाके लगते हैं तो पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं लेंगे, हिंदुस्तान के साहिल पे आते हैं तो हिंदुस्तान शरणार्थियों को नई जगह देता, तुर्की जाते हैं तो तुर्की कहता है कि ठीक है कुछ लोगों को हम ले लेंगे। आप तसव्वुर करिएगा कि महीनों महीनों समंदर में कश्तियां हैं और मरने की उम्मीद में लोग हैं। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। क्या कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है, कश्ती है समंदर है किनारा ही नहीं है बेसरो सामान सहारा ही नहीं है, बर्मा में रहे और कोई उनके अलावा, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है, ये बुद्ध के चेलों को गंवारा ही नहीं है, कि दुनिया के मसीहाओं की गैरत कहाँ खोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज्म अपनी पसंद से, जिस नज्म ने इमरान बनाया मुझे, या जिस नज्म ने यश भारती जैसा अवार्ड दिलवाया मुझे, मैं वो पढ़ देता हूं। फिर आखिर में एक नज्म जो आपने कहा है मैं वो पढ़ दूंगा। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मैं ये नज्म अकीदतन भी पढ़ना चाह रहा हूं। जहां जो खड़ा है वो खड़ा रह के सुने, जहां जो बैठा है वो बैठा रह के सुने। आप मेरे साथ सफर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मुझे जहां जैसे हैं खड़े हो जाएं। आप अगर खड़े होना चाहते हो तो खड़े होके सुने। यह मुशायरे का बिल्कुल आखिरी लम्हा है, 3:15 बज रहे हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आएगा। अब इतना भी दूरी बनाए रखिए ना कि मैं नज्म तो पढ़ सकूं। शुरू करें? चलिए बजाइए एक बार ताली तो मैं शुरू करूं। हाँ यहाँ अफरा तफरी खत्म हो जाए तो शुरू करो।
बैठिए, मैं पढ़ लूं उसके बाद। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कितने लोगों को याद है ये नज़्म? याद है? तो चलिए आज मेरे साथ गा के इस नज़्म को आज सब मिल करके गाते हैं इंशाअल्लाह। मेरे साथ सफर करिए। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। देखिए डाइस के दोस्तों से गुजारिश है कि प्यार से खड़े रहें। सामने के लोग इतना सहयोग कर रहे हैं तो मुशायरा बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी थोड़ी है, आपकी भी है। देखिए आप इन लोगों को व्यवस्था संभालने का मौका मत दीजिए। आप नई नस्लें हैं, आप खुद व्यवस्था संभाल सकते हैं। क्या जरूरत है? आप बैठ जाओ बेटा, अभी मिलते हैं। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 1857 की जंग के बाद, 1857 की जंग से लेकर के 1947 की जंग आजादी तक, पहली बात कोई आगे नहीं चढ़ेगा, मैं पढ़ता हूं साहब, शुक्रिया। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। अरे पीछे अब आप ही लोग व्यवस्था खराब करने लगे। पहली बात तो पीछे के लोगों को, नैयर भाई पीछे के लोगों को आप पीछे करें। ज्यादा व्यवस्था पूरे मुशायरे के पीछे के लोगों ने खराब कर रखी। हाँ बस थोड़ा सा गैप बना के खड़े रहिए, थोड़ा सा गैप। हाँ बस इतना थोड़ा गैप बना के खड़े रहिए, ठीक चले। हाँ ठीक, एक बार सब ताली बजा करके माहौल थोड़ा शांत करें, उसके बाद मैं आगे पढ़ता हूं। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं ये बंद पढ़ूं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए मुझे पहले। भाई अभी रास्ता ना खाली करवाइए, थोड़ी देर आप लोग भी चुप बैठ जाइए ना, आप लोग पीछे से बोलते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, पहले सुनिए पूरी बात। ये जो पूरी मुशायरा कमेटी है, जो पूरा ये जो मेला लगा हुआ है, मैं इस पूरी कमेटी को बहुत सलाम करूंगा और खास तौर से डाइस पर खड़े हुए अपने पुलिस के साथियों को सलाम करूंगा। आप पुलिस को लेकर के मन में चाहे जो भ्रांतियां पाल के बैठे, चाहे जो गलतफहमियां पाल के बैठे, लेकिन जब भी मैं इस वर्दी की तरफ देखता हूं मेरी आंखों में शहीद हेमंत करकरे का चेहरा आ जाता है। इस वर्दी के लिए एक अलग सा एहतराम होता है।
मैं जब भी सैल्यूट करता हूं, मैं जब भी इस वर्दी की तरफ देखता हूं, मुझे मेरे प्रतापगढ़ में इस वर्दी में लिपटी हुई जियाउल हक की लाश आ जाती है। मैं वर्दी के लिए मेरे दिल में एहतराम आ जाता है। मैं इस वर्दी की तरफ जब भी देखता हूं, मेरी आंखों में अशोक कामटे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे जैसे लोग जिन्होंने अपनी लाशें बिछा दी लेकिन हिंदुस्तान की नींव को मजबूत रखा। मैं सलाम करूंगा ऐसे लोगों को। और मैं चाहता हूं देखिए इस मुशायरे का मकसद ये नहीं कि आप सुबह जाकर के चाय की दुकान पे बैठ के तफरी करके ये कहें कि मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, फला शायरा ने बहुत अच्छा पढ़ा। भाई बात तो बोल लेने दो, जिंदाबाद बाद में लगा लेना। हमेशा गलत जगह पे जिंदाबाद लगाते हो, दिक्कत ये है। मैं चाहता हूं कि जो कम्युनिकेशन गैप है, ये जो रिश्तों में आपस में दूरियां हैं, इन दूरियों को खत्म करिए। एक एक कदम सब मोहब्बतों की तरफ आगे बढ़ाएं। सारे मजहबों के लोग तब जाकर के हिंदुस्तान खूबसूरत बनेगा। मैं अलग सा बंद इस नज्म का पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मैं 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं जिनकी बुनियादी तालीम मदरसों से हुई है। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं बड़ी आसान सी जुबान में ये नज्म आपके हवाले कर रहा हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। के निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का दोस्तों। और बिस्वा वालों में एक बात और कह दूं आपको कि हिंदुस्तान में हर रात मुशायरे होते हैं, बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, लाखों की भीड़ के मुशायरे होते हैं। लेकिन जो फजा आज यहां नजर आ रही है कि मुशायरे का आखिरी लम्हा है, 3:30 बज रहा है और मेरी आंखों के सामने भीड़ इतनी है कि नजर नहीं आ रहे हैं सर। और एक एक शख्स खड़ा होकर के पिछले घंटों से मुशायरे को सुन करके मेरे साथ नज्म गा रहा है। यह इस मुशायरे की सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं चाहता हूं कि पूरी कमेटी के लिए और अपनी मौजूदगी के लिए एक बार ताली बजाएं आप। मैं पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। इधर के लोगों को भी ऊपर वाले ने आवाज दी है, थोड़ा आपके हाथ खुल जाए, आपकी भी शिरकत हो जाए, इधर के भी दोस्तों की। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज़्म